स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। एंड स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और टोटल 500 प्रश्न लिया गया यार, टोटल 500 प्रश्न लिया गया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो कांस्य युग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा। एंड आप सभी के हर एक टॉपिक से यहाँ से प्रश्न लिया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित है? हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित है? तो लोहा ऐसा एक धातु था जिससे हड़प्पावासी अपरिचित थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है था? तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा जो था वो सबसे पुराना शहरों में से एक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कालीबंगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर कि कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। हनुमानगढ़ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व वाले जो काल है ना, वो सबसे मान्यता प्राप्त कालों में से एक है। अगला प्रश्न है कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई सर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज की क्लास आप सभी के लिए रामबाण की तरह यूज होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए यार 500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया। और आप लोग सोच सकते हैं यार कि हिस्ट्री से बनने वाला अब यहाँ से नहीं पूछेगा तो यार आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछेगा। ये हिस्ट्री के सारे टॉप इंपोर्टेंट एंड आप सभी के सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए जो कि आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न की जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी? तो प्राकृत हो जाएगी। अगला प्रश्न है किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तिमूर हो जाएगा, तोगन तिमूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन की बात करते स्टूडेंट कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो मुमताज इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन को बनवाने वाले कलाकार का क्या नाम था? मयूर सिंहासन तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां हो जाएगा। बादल खां आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था
जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो कि आप सभी की योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 16 नंबर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद हो जाएगा। दौलताबाद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो बर्नी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया? तो दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया था। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न तूता हो जाएगा। इब्न तूता इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिन स्टर्न ने माना था। अगला प्रश्न महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? यानी कि महावीर जी का जब निर्माण हो गया तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो शुद्धमान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि वैदिक काल में योग किसे कहा जाता था? वैदिक काल में योग किसे कहा जाता था? योग तो राइट आंसर हो जाएगा जौ को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहे कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था। बनवाया नहीं, यहाँ पर को बनवाया था। यानी कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का सोलकियो ने बनवाया था। सोलकियो इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 25 नंबर प्रश्न है कह रहे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? यार मैं आपसे इससे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा। अगर आप सभी उस वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हिस्ट्री के वो सारे प्रश्न लिए गए हैं जहाँ से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिद्धार्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था। जो आर्य थे जो कि मध्य एशिया से आए थे, तो जो आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था किस पर निर्भर करता था? तो पशु चरण पर ही इनका जो जीवन था वो निर्भर करता था। प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 28 नंबर प्रश्न है, कह कि चित्रित धूसर मृतभांड का संबंध किस काल से है? चित्रित धूसर मृतभांड वैदिक सभ्यता से हो जाएगा। वैदिक सभ्यता इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया गया? तो महायान हो जाएगा। महायान इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ तो रेड सैंड स्टोन से पत्थर से, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते कि राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ 606 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं कर सका था। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ऋषभदेव का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद सबसे पुराने वेदों में से एक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद सबसे पुराने वेदों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 37 नंबर है कि विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का वणिक सभ्यता सैनिक कुलीन तंत्र है। किसके शासनकाल में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नासारुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? तो ग्यासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्यासुद्दीन तुगलक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित है? हाथी, घोड़ा, सांड एवं सिंह हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 43 नंबर प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला प्रश्न, अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो शिलालेख द्वितीय में। अशोक के अभिलेख में किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है? तो तीवर की, ठीक है ना, तीवर की। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस राजवंश का शासक था? तो तुगलक हो जाएगा। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है? तीवर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि हिंदू सत्ता की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो मास्की। मास्की में अशोक ने स्वयं को उल्लेख किया है। तो मास्की आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ही एक ऐसा था जिसने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। और यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर किए। और अभी तो हमारे पास बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सारे प्रश्नों को आप लोग कवर करके जाइएगा, ठीक है ना।
श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने। आप सभी को ये नहीं कि यार कुछ भी काम करें आप लोग देख सकते हैं यार, बस आप सभी को गौर से इस क्लास पर फोकस करना है, बस एक बार रिवीजन करना है 500 प्रश्नों का और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर कि मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया? तो फिरोज तुगलक ने। मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध में हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी का कि किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो शिवाजी हो जाएगा। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था बाबर का जन्म, ठीक है ना। बाबर का बेटा हुमायूं था। बाबर ने बात करें तो आपसे के पानीपत का प्रथम युद्ध, आपसे के हुदड़ो, घाघरा, और बात किया जाए आपसे के खानवा का युद्ध लड़ा था जिसमें ये चारों युद्ध में विजय प्राप्त किया था। भारत पर 5 बार इसने आक्रमण भी किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 में पानीपत का वही प्रथम युद्ध था, ठीक है ना। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच? तो राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1528 ईस्वी में लड़ी गई थी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। अगला प्रश्न है घाघरा के युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद लोदी यानी कि इब्राहिम लोदी का भाई, इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी को इसने पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 64 नंबर कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करते स्टूडेंट तो आप सभी के 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। हेमू और विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था अकबर जो था, ठीक है ना। इन्हीं के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 67 नंबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? पानीपत के द्वितीय युद्ध में बात करें तो अकबर की जीत हुई थी। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? तो बैरम खां हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई इसने जीता था और वहां पर शासन भी किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु हो जाएंगे। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि उल्लूक कड़ाद हो जाएंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किया था। अगला प्रश्न है कि संख्या दर्शन के प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था, मुनि ने। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन जैमिनी ने किया था। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने प्रथम ने।
अगला प्रश्न है कि कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राजवंश कूट के संस्थापक की बात करते हैं तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। दंती दुर्ग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा हो जाएंगे। ये सारे जो राजा है ना वो राष्ट्रकूट वंश के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुई थी? तो मनकिर या मन्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? ध्रुव हो जाएगा। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नाटभट्ट द्वितीय को पराजित किया? गोविंद द्वितीय ने। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एंटीफेटा गुफाओं का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 88 नंबर की वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक विच्छाल्य। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुई थी? तो तंजावुर हो जाएगी। परांतक प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? तो चोल वंश के हो जाएंगे। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहते थे? तो शालाभोग कहते थे, शालाभोग। अगला प्रश्न है कि चोल वंश का अंतिम राजा था राजेश द्वितीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो कलजू। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो चोल काल का। चलिए अगला प्रश्न है कि चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो विष्णु के उपासक की बात करें तो अलवार कहलाते थे। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो मुंगौर में। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। करें कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन सी है? यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुलर झील इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है और आप लोग क्या करिएगा, अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप सभी डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर दूसरा नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, जिससे क्या होगा कि आप सभी के एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था?
तो मंदिर निर्माण कला के जन्म सर्वप्रथम की बात किया जाए कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 4 नंबर कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। यहाँ पर आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है, और आप सभी के एग्जाम में लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी क्लास पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। जैसे कि पूछ लिया जाएगा आप सभी से कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, गुजरात के गरबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघना इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो दिल्ली के निर्माण की बात करें लाल किला का, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो 7 का हो जाएगा आप सभी का शेर शाह ने बनाया था। शेर शाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। पृथ्वीराज विजय का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय नक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात इनमें से कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एंजिल जलप्रपात विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर की विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या की बात करते स्टूडेंट की विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि मत्स्यसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। मत्स्यसावा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इरिट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर की विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। विश्व की आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो 12 का जगह डी, यानी कि डुलुथ।
ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 13 नंबर कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के क्रांति के विद्रोह के नेतृत्व की बात करें कि बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर की 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 14 का जगह बी यानी कि डॉक्टर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शरावती नदी पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर की नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईडीबीआई ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 19 नंबर की भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिवेशन कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में। चलिए अगला प्रश्न की बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रमशिला हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छांदोग उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर की भारत में सबसे प्राचीन विवाह है बिहार है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर प्रश्न की बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते स्टूडेंट की कब किया गया था। तो 1861 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रजभूमि से। ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि। अगला प्रश्न की कंस मेला आयोजन होता है। तो कंस मेला की बात करते तो ये आपसी के मथुरा में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है। तो ब्लैक पर्ल की बात करते तो ये संबंधित हो जाता आप सभी का स्नूकर से, आप सभी के फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। फुटबॉल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आप सभी के व्यापार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज ने किया था। आज के इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड किया जाता है और बाकी जो प्रश्न आप सभी के अगले प्रश्न में ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी को आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब जोड़ दीजिएगा कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं।